हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू कॉलेज लर्नर्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फोर्थ के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। ठीक है, देखिए आप सभी को कोई नोट्स और क्वेश्चंस रटने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बने रहिए और मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे समझाऊंगी कि आप बिना रटे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, उस चीज़ों को माइंड में सेट करके और एक समझ विकसित करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इन आवर वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। ये स्लाइड ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। वेट, आगे चलो। ठीक है, सो देखिए इसमें हम पहले देखते हैं कि पूंजीवाद क्या है, या अगर क्वेश्चंस में आए पूंजीवाद से रिलेटेड कुछ भी पूछे, लाइक पूंजीवाद की अर्थ बताइए, पूंजीवाद को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड बनाता है पूंजीवाद का, ये पॉइंट है कि पूंजीवाद आज की आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक प्रमुख संस्थात्मक संस्था है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का ही मतलब होता है कि निजी संपत्ति और अपना मूलभूत स्वामित्व होता है किसी संपत्ति पे। ठीक है, यानी कि निजी संपत्ति की ज़्यादा ये बात करता है, स्वहित की बात करता है पूंजीवाद। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें यही है कि स्लाइड चली गई। हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें बात करता है कि पूंजीवाद निजी संपत्ति, स्वहित और योग्यता के सिद्धांत को शामिल करता है। दूसरी पॉइंट है, पूंजीवाद सामान्यकृत वस्तु उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली है जो पूरी तरह से लाभ कमाने की दिशा में निर्देशित करती है। इससे क्या समझ आया कि पूंजीवाद क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु उत्पादन की प्रणाली है जिसमें स्वहित, निजी और लाभ कमाने की दिशा को निर्देशित करती है। उसमें लाभ कमाने की आकांक्षा बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्वामित्व हो, आपकी निजी संपत्ति हो, आपकी लाभ हो। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर देखिए, ऐसी एक कंपनी और ऐसी एक व्यापारी अपना लाभ कमाने की आकांक्षाएं रखता है, उसी को ही पूंजीवाद कहा जाता है। समझ में आया? तो पूंजीवाद क्या है? आप ऐसे लिख सकते हैं कि निजी संपत्ति, स्वहित और योग्यता के सिद्धांत को शामिल करता है। पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जो कि वस्तु उत्पादन की प्रणाली है जो पूरी तरह से लाभ कमाने की दिशा की ओर निर्देशित करती है। पूंजीवाद क्या है, उसकी अर्थ और उसकी परिभाषाएं हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पूंजीवाद की मूलभूत विशेषताएं क्या है? हमने तो उसकी अर्थ और परिभाषा समझी, जो कि लाभ को बढ़ावा देती हैं, निजी हित को बढ़ावा देती हैं और निजी संपत्ति को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, अब इसकी पूंजीवाद की मूलभूत विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? तो फर्स्ट देखिए, उत्पादक संपत्ति का निजी स्वामित्व होता है। यानी कि सपोज एक कंपनी का मालिक है, ठीक है, तो वो उसकी कंपनी है, वो अपनी निजी कंपनी का स्वामित्व है, वो उसकी है। और दूसरा, बंधुआ मजदूरी से मजदूरी के स्थान पर वेतन मजदूरी। देखो इसमें कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो पूंजीवाद है वो एक तरीके से पॉजिटिव थिंग्स यानी हमें लाभ कमाने के लिए भी देता है, और दूसरी तरीके से उसकी नेगेटिव थिंग्स भी हैं। तो देखो पहले जो बंधुआ मजदूरी वगैरह होता था कि यार किसी के अंडर में हम रह कर के काम करते थे, है ना। लेकिन जब से पूंजीवाद आया तो वहाँ पे बंधुआ मजदूरी के स्थान पर वेतन मजदूरी हो गई। यानी कि दिहाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, मुझे मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि आपने एक दिन काम किया, ठीक है, तो उसके पैसे आपको मिल जाएंगे चाहे जितने भी हो, लाइक 500 हो, है ना, एक दिन के, या 600 जो भी हैं, तो आपको पैसे ये मिल जाएंगे उसी दिन। वेतन मजदूरी इसी को कहते हैं। लाइक हम लोग भी, जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं, तो आप लोग बंधुआ मजदूरी पे नहीं है, आप लोग किस पे हैं? आप लोग हैं वेतन मजदूरी पे। आप लोगों को
हर महीने तनख्वाह मिलती है, हर महीने वेतन मिलती है आपके कार्यों की। ठीक है। तीसरा है भौतिक स्वार्थ और लाभ को अधिकतम करने की आकांक्षाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पूंजीवाद है वो लाभ को अधिकतम कमाने की संभावनाएं रखती है, भावनाएं रखती है, आकांक्षाएं रखती हैं। और भौतिक स्वार्थ यानी कि वो अपनी निजी हित देखती हैं, अपने स्वार्थ को देखती हैं। ठीक है। चौथा है हमारा उद्यम की स्वतंत्रता। इसमें उद्यम की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि उद्यम मालिक है, छोटे छोटे मालिक हो सकते हैं, अपनी उद्यम खोल सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, वो निजी उनकी निजी संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, उस तरीके से ये बढ़ावा देता है पूंजीवाद इन सभी को। पांचवा पॉइंट है निजी संपत्ति तथा स्वहित की भावना। इसमें देखा जाए तो घुमा फिरा करके निजी लाभ, निजी संपत्ति, इन्हीं सब चीज़ों पे आ रही हैं जो पूंजीवाद इस चीज़ को बढ़ावा देता है। ठीक है, 2% बैटरी है बट डोंट वरी, हम ये कंप्लीट करके ही जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पूंजीवाद की उदारवादी अवधारणाएं क्या है? तो देखो, उदारवादी अवधारणाएं यह एक आर्थिक तंत्र है जो निजी संपत्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता तथा उद्यम को विशेष दर्जा देती है। और अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो आप मेंशन कर सकते हो कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? एडम स्मिथ थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पूंजीवाद उत्पत्ति और विकास की पूंजीवाद का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ? वैसे देखा जाए तो पूंजीवाद शुरू से ही रहा है, किसी न किसी रूप में हमारे इस वर्ल्ड में पूंजीवाद रहा है, चाहे वो छोटे से एग्जिस्ट करता हो या बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करता हो, बट वो था। आधुनिक समय में तो हम भरपूर पूंजीवाद देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पूंजीवाद है, और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए हमने वैश्वीकरण को अपना लिया है, और वैश्वीकरण और पूंजीवाद दोनों मिल करके निजी संपत्ति लाभ को इतनी ज़्यादा आकांक्षाएं प्रदान कर रही हैं, जिससे कि इस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था भी ग्रो करता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले देखते हैं कि आखिर पूंजीवाद और की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो पूंजीवाद किसी न किसी रूप में इतिहास के लगभग सभी काल में अस्तित्व में रहा। ठीक है, प्राचीन काल में भी रहा, मध्यकाल में भी रहा, और आधुनिक काल में तो है ही। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है उद्यमशीलता और विनियमन हेतु धन के उपयोग की विशिष्ट पूंजीवादी भावना को क्लासिकल ग्रीस और रोम में दर्ज किया गया था। यानी कि उस समय भी हम उद्यम और विनिमय की जो प्रणाली चलती थी, उस समय भी पूंजीवाद की भावना को क्लासिकल ग्रीस और रोम में भी दर्ज किया गया था। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है सिर्फ ना आज के टाइम पर ये एग्जिस्ट करता है, बल्कि वो हर काल में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कि पूंजीवाद आधुनिकता की उपज कैसे है। पूंजीवाद सामंतवाद से पूंजीवाद का पतन और संक्रमण। पूंजीवाद का उदय सामंतवाद के विघटित संरचना में हुआ माना जाता है। ऐसा देखो, पहले सामंतवाद क्या होता है ये समझते हैं। सामंतवाद जिसे सामान्यतः कृषि दस्त के, यहाँ पे सामंत है, ठीक है, कृषि दस्त के रूप में समझा जा सकता है। जो सामंतवाद है वो क्या है कि ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत समाज दो प्रमुख वर्गों में बटा होता है। सामंत यानी कि भूस्वामी तथा खेतीहर दास, जो कि समान आर्थिक यहाँ पे ना सामंत है, आप ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा, मैं एडिटिंग करके इसको आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी इसको ठीक करके, बट आप लोग जहाँ पे सामंता या सामंत लिखा हुआ है उसको सामंत समझिएगा। ठीक है, तो जो सामंत की आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है, यह वाग नहीं है, बाध्य होता है, ये है। ठीक है, ये गलत है, ये भी यहाँ गलत है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो सामंतवाद था ना उस समय में, देखो क्या था कि जो कृषि थी उसको दो भागों में यानी कि बांटा गया था सामंतवाद को। एक तो सामंत होता था, सामंत का मतलब क्या है, भूस्वामी, और दूसरा वर्ग था खेतीहर, यानी कि जो खेतीहर था वो सामंत के जो भी आर्थिक मांगे थे उसको पूरा करने के लिए वो बाध्य होता था, यानी कि उनके खेत वगैरह पे काम करता था बंधुआ मजदूरी के तौर पे। ठीक है, तो ये उस समय भी देखो यहाँ पे पूंजीवाद एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो सामंत है यानी कि भूस्वामी है वो अपनी लाभ के लिए, अपने निजी हित के लिए, लाभ को कमाने लाभ के लिए, और क्या कहते हैं,
निजी संपत्ति को बढ़ावा करने के लिए जो खेतीहर है उनसे वो काम करवा रहा है, बेशक वो बंधुआ मजदूरी पे ही क्यों ना बढ़ा करवा रहा हो। तो यहाँ पे भी क्या है, पूरे इसमें देखा गया कि यहाँ पे भी पूंजीवाद एग्जिस्ट कर रही हैं। तो पूंजीवाद जो है वो शुरू से ही चलता आ रहा है, ठीक है, छोटे रूप में बड़े रूप में कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करते हुए आधुनिक समय तक और अभी तक ये चलता रहा है, ठीक है। तो पूंजीवाद को हमने समझ लिया, उसकी विकास और उत्पत्ति को भी हमने समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वैश्वीकरण क्या है। तो भाई आप लोग भाई बहन जो भी हैं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वैश्वीकरण क्या है। यानी कि सरल शब्दों में बोले तो वैश्वीकरण विश्व का एकीकरण, जो पूरे विश्व का एकीकरण करता हो, किसी भी रूप में कर सकता है, जैसे कि हमारे व्यापार के रूप में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सभी के रूप में विश्व का एकीकरण होता है, ठीक है। वैश्वीकरण जो है वो बहुआयामी अंतर संबंध का एक जटिल जाल है। यहाँ पे यार क्या है, जाल है, जिसमें संपूर्ण विश्व को आवर्त कर लिया है, ठीक है, यानी कि समेट लिया है। यह मानवीय अनुभव के हर क्षेत्र जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, तकनीक आदि पहलुओं से संबंधित है, और इसमें आर्थिक को भी इंक्लूड कर लेना। तो विश्व का एकीकरण वो मानवीय अनुभव के हर एक क्षेत्र से ये संबंध को स्थापित करता है, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, ठीक है। ये पूरे विश्व का एकीकरण करता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस एक्चुअली हम इस पूंजीवाद के अंदर वैश्वीकरण और पूंजीवाद के बीच में क्या संबंध है और किस प्रकार से पूंजीवाद और वैश्वीकरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप फर्स्ट यूनिट को समझ जाएंगे और पूरा बैकग्राउंड आपके मस्तिष्क में समा जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इंटर कनेक्टेड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वैश्वीकरण और पूंजीवाद, ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे हम इसको संबंध को समझेंगे। वैश्वीकरण पूंजी और बाजार के लिए तीव्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करता है, जो देश को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अविनियमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने हेतु करों को कम करने के लिए बातें करता है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि विश्व स्तर पर जो पूंजीवाद है किस तरीके से बाजार को बढ़ावा दे रहा है, लाभ को बढ़ावा दे रहा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है, मौका देता है, अवसर देता है उन बड़ी बड़ी कंपनियों को कि आओ तुम अपना प्रदर्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करो और लाभ कमाओ, ठीक है। और ये इतना आसान नहीं है, विश्व स्तर पर एक इतनी बड़ी कंपटीशन है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां आज विश्व स्तर पर अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं और कितना लाभ कमाती हैं, वो उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, बेसिकली हम बात करें तो उनकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है ना। कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो एप्पल कंपनी है, कोको कोला है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और आती हैं वैश्विक स्तर पर अपने प्रतिस्पर्धा को पार करके आती हैं और अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रदर्शित करती हैं कि लोगों के मन में वो चीज़ जाकर अच्छा लगता है या उनको उनकी क्वालिटी पसंद आती है। तो क्या होता है, इनके जो गुड्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, लोग खरीदते हैं और उन कंपनी को लाभ मिलती है ना। तो विश्व स्तर पर कैसे वैश्वीकरण और पूंजीवाद एक कंपटीशन रखता है और लाभ कमाने के लिए आपको मौका भी देता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, ठीक है। तो ये संबंध है पूंजीवाद और वैश्वीकरण के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, पूंजीवाद के प्रकार। अब देखो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि पूंजीवाद और वैश्वीकरण के बीच में क्या संबंध था। अब हम पढ़ते हैं कि पूंजीवाद के प्रकार क्या हैं। देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वैसे मैं समझा दूंगी कि एक्चुअल में ये है क्या, तो रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूंजीवाद के प्रकार को देख लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि पूंजीवाद
क्या है उसको समझाइए, और किस प्रकार से वैश्वीकरण और पूंजीवाद एक दूसरे से संबंधित है, या एक सिक्के के दो पहलू हैं, और या किस तरीके से वह वैश्विक स्तर पर निजी संपत्ति को और लाभ को बढ़ावा देते हैं, व्याख्या करें। तो आप ये पूरा यूनिट जो मैंने पढ़ाया, इसको अगर आपने समझा होगा तो अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूंजीवाद के बारे में लिखिए, है ना, उसके अर्थ, उसकी परिभाषाएं बताइए, और पूंजीवाद की विशेषता क्या है वो बताइए, एक्चुअल में पूंजीवाद क्या है वो समझाइए, फिर पूंजीवाद और वैश्वीकरण के बीच में संबंध को समझाइए, ठीक है। फिर पूंजीवाद के प्रकार को आप बता सकते हैं इस तरीके से कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के किसी एक रूप को नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक रूपों को सूचित करता है। वह आधुनिक विश्व में तीन प्रकार के, कितने टाइप्स के, तीन प्रकार के पूंजीवाद को स्वीकार करते हैं। पहला है उद्यमी पूंजीवाद, दूसरा है सामाजिक पूंजीवाद, तीसरा है राज्य पूंजीवाद, ठीक है। तीन प्रकार के पूंजीवाद है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ। पहला हम देख लेते हैं कि उद्यमी पूंजीवाद जो है ये एक्चुअल में क्या, ओह स्लाइड इधर हो गई, हाँ, उद्यमी पूंजीवाद एक्चुअल में ये है क्या। तो उद्यमी पूंजीवाद को व्यापक रूप से विशुद्ध पूंजीवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशुद्ध पूंजीवाद। इसे अमेरिका और व्यावसायिक इस देखो, एक्चुअली में उद्यम पूंजीवाद को अमेरिकी व्यावसायिक प्रतिरूप के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है? अमेरिकी व्यावसायिक प्रतिरूप है उद्यमी पूंजीवाद। पूंजीवाद का यह रूप एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री तथा मिल्टन फ्राइडमैन और फ्रेडरिक वॉन हायेक के विचारों पर आधारित है, ठीक है। आप इसमें से बस ये लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ के विचारों पर यह आधारित है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इतना आपको याद ना हो तो, ठीक है। इसके मूल में क्या है कि मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा में दृढ़ विश्वास है, जो मानता है कि बाजार का एक आत्म नियमन प्रणाली है जो कि लेजर-फेयर सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें क्या है कि वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के फैलाव ने उद्यम पूंजीवाद को विश्व के दूसरे हिस्से में विस्तार दिया है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी प्रावधान वो मात्र एक सुरक्षा के जाल के रूप में काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पूंजीवाद सार्वजनिक स्वामित्व को न्यूनतम रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी प्रावधान होगा। तो ये अमेरिकी और व्यावसायिक प्रतिरूप पर निर्भर है उद्यमी पूंजीवाद। अब बात करते हैं दूसरा, सामाजिक पूंजीवाद क्या है, ठीक है। सामाजिक पूंजीवाद है कि ये सामाजिक समरसता और एकजुटता के लिए बाजार की प्रतिस्पर्धा की सभी समझ को एक जगह लेकर आता है, और यह फ्रेडरिक लिस्ट सामाजिक पूंजीवाद जो है फ्रेडरिक लिस्ट जैसे कि अर्थशास्त्रियों के विचार की देन है, ठीक है। ये उदारवादी होने के बावजूद भी विदेशी प्रतिस्पर्धा की मुश्किलों से छोटे उद्योगों को बचाने के द्वारा राज्य के हस्तक्षेप किए जाने के पक्ष में थे, है ना। कि यहाँ पे ये सामाजिक पूंजीवाद है, आप समाजवादी से ही समझ सकते हैं कि वो समाज को लेकर के चलता है। तो ये एक ऐसा पूंजीवाद है जो पूरे समाज की कल्याण को ध्यान में रख करके यहाँ पर लाभ की भावना और आकांक्षाएं रखी जाती हैं, ठीक है। और इसमें सरकार के हस्तक्षेप को अच्छा माना जाता है और मुक्त माना जाता है, और क्योंकि यह कल्याणकारी प्रणाली है जो प्रभावी जन सेवाओं के हिसाब से संचालित होता है। तो सामाजिक वाला समझ गए। अब राज्य पूंजीवाद देखिए, राज्य पूंजीवाद क्या होता है। बेसिकली ये क्या है कि सामूहिक पूंजीवाद के नाम से प्रसिद्ध यह मॉडल व्यापारिक खिलाड़ियों को सहयोगात्मक और दीर्घकालीन संबंधों पर जोर देता है। यह एक्चुअली में आजीवन रोजगार, पेंशन और सामाजिक संरक्षण देकर पुरस्कृत करता है। ये राज्य पूंजीवाद, इसमें भी सरकार के हस्तक्षेप को मुक्त स्वतंत्रता दी जाती है, जो कि राज्य के जो भी उत्पादक हैं उनका सहयोग कर सके, और आजीवन रोजगार जैसे कि पेंशन वगैरह दे करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो ये भी एक तरीके से समाज को, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख कर के इस पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लाभ कमाने के लिए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पूंजीवाद थे, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे ना एक पॉइंट और है कि पूंजीवाद हमने पढ़ तो लिया,
पूंजीवाद की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ क्या हैं? मैंने शुरू में ही बताया था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पूंजीवाद हमारे लिए अच्छा भी है और कहीं न कहीं ये मुश्किल भी है, ठीक है, समाज के लिए। जिसमें देखिए, पूंजीवाद को मार्क्स और मार्क्सवादी विचारों के द्वारा चुनौतियों और यहाँ पे आलोचनाएँ हैं, ठीक है। मैंने नोट्स बनाए थे, जब पता नहीं ये की में प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी इधर उधर हो गया। यहाँ पे आलोचनाएं लिखा है तो रचनाओं लिख दिया है, ठीक है। तो चुनौतियाँ और आलोचनाएं की गई हैं किसके द्वारा? मार्क्सवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा और मार्क्स के द्वारा। देखो, ये क्या कहते हैं कि जो पूंजीवाद है, ठीक है, एक कंपटीशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम अपना अच्छा प्रदर्शन करके लाभ कमा सके, निजी संपत्ति हो, ठीक है। दूसरी ओर यहीं पे देखा जाए तो मजदूरों की शोषण होती है और अधिशेष मूल्य के समायोजन के रूप में देखा गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे उस कंपटीशन तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं वर्ग डिवाइडेड हैं, हायर, मिडल, अपर, लोअर, है ना। ये सब तीन टाइप्स में कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाले, फिर मिडल वाले, फिर अपर, ठीक है। तो यार, जो मिडल वाले हैं और जो नीचे वाले हैं सबसे, वो उस अपर लेवल तक नहीं जा पाते हैं जहाँ पे वो कंपटीशन को पार करें और फिर निजी संपत्ति को कमा सके और चाहे अपना लाभ प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि जो मजदूर हैं छोटे छोटे, उनका शोषण होता है इस पूंजीवादी व्यवस्था में। और दूसरा, श्रम को बाजार में बेचिए लिखे, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, कितनी गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम चैनल पे ये PDF अच्छे से टाइप करके, मतलब जहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे सही करके मैं भेज दूँगी। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कॉलेज लर्नर्स के ही नाम से है, और वहाँ पे फ्री में, कोई 1 रुपया नहीं देना आपको, फ्री में ये नोट्स मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखिए, समझिए और एक बार बस रीड कर लीजिए, उतने में आपका यूनिट ख़त्म, ठीक है। तो श्रम को बाजार में बेची और खरीदी जाने वाली वस्तु बनाकर रख दिया है कि आओ बेचो, खरीदो, लाभ कमाओ, कंपटीशन को पार करो, है ना। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे उतना लाभ होगा, उतनी आपकी निजी संपत्ति होगी, निजी, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो आप आलोचनाएं और भी बनाकर लिख सकते हैं, है ना। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ में आए होगी चीज़ें। बीच में थोड़ा मैं जल्दबाजी में बोल दी, बट मैं ये होप रखती हूँ कि आप जल्दबाजी को ना समझ के शब्द और जो मैंने समझाया उसको आपने समझा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ओह सॉरी, एक पॉइंट अभी और है, हम इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैं भी यही सोच रही हूँ। देखो, मार्क्स के शब्दों में पूंजी अमृत श्रम, सॉरी यहाँ पे देखो फिर से गलती हो गई है, यहाँ पे अमृत नहीं है, ये मृत श्रम है, जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रम को कसकर जीवित रखता है ना। जो जिंदा है उसी को, जो जिंदा श्रम है, यानी कि उसी को ये कसकर जीवित रखता है भाई। जो कमाने लायक नहीं है, जो अपना उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, कमा नहीं सकते भाई, वो तो मरेंगे ही भूखमरी के कारण। जब उनके पास पैसा नहीं होगा, नहीं कमाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो क्या होगा। तो मैंने इससे पहले बताया था ना कि हमारा जो समाज है वो लोअर, मिडल, अपर क्लास में बटा हुआ है। तो भाई मिडल वाला तो कैसे कैसे करके थोड़ा अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, कमा उमा कर, अपर वाले भी कर लेते हैं, लेकिन लोअर वाले बेचारे, उनके बीच में ना खाई बन जाती है, तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक अब इनका रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पूंजीवाद क्या कह रहा है कि मार्क्स कहता है ना कि जो पूंजीवाद है वो मृत श्रम है, यानी कि जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रम को कसकर जीवित रखता है। दूसरा, मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवाद श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया के 4 तरीकों से अलग अलग कर देता है, उनके उत्पादन के कार्य से, और उनके साथी कामगारों से, और अंततः स्वयं से अलगाव, ठीक है। ये 4 तरीके से डिवाइड कर देता है पूंजीवाद एक श्रमिक को, उत्पादन से, उत्पादन के कार्य से, साथी कामगारों से, और अंत है स्वयं से अलगाव हो जाता है। सो ये था हमारा फुल वीडियो, यूनिट फर्स्ट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और
मैं इतना ही कहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई और कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर आने में। सो धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कंटेंट को समझिए और पेपर अटेम्प्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। अगेन थैंक यू सो मच।